एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अभी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो चीन के स्पाई वेसल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। उनका स्पाई वेसल जिसका नाम युआनवेन 5 है, वो अब इंडियन ओशन रीजन में पहुंच रहा है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जो कि इस ट्विटर हैंडल के द्वारा ट्वीट की गई है और ये सैटेलाइट से रिलेटेड इस प्रकार की पिक्चर ट्वीट करते रहता है। तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो युआनवेन 5 है वो इंडियन ओशन रीजन में अब दिखाई दे दिया है। आपको पता है कि भारत के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा क्षमता रखेगी, वो मिड दिसंबर में ट्रायल करना है, यानी कि 10 दिन बाद ही इसका ट्रायल होने वाला है। तो कई जानकार ये कह रहे हैं कि यही इसी मिसाइल पर नज़र रखने के लिए ये स्पाई वेसल पहुंच गया है, क्योंकि इस स्पाई वेसल की काबिलियत ये है कि ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट्स, सैटेलाइट और मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। वहीं चाइनीज एनालिस्ट का कहना है कि ये किसी मिसाइल को ट्रैक करने नहीं आया है। असल में चीन के द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं उसका जो डिब्रीज गिर रहा है इंडियन ओशन रीजन के आसपास, जो कि लक्षद्वीप से थोड़ा साउथ में है, उस पर नजर बनाए रखने और उसको ट्रैक करने के लिए ये वेसल आया हुआ है। पर चाइनीज एनालिस्ट कुछ भी बोल लें, अपनी बातों को तो छुपाएंगे ही। भारत अपनी जो सुरक्षा की तैयारी है उसको तो कर ही रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चाइनीज एनालिस्ट सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले फिलीपींस के द्वारा एक डिब्री पाया गया था जो कि चीन के रॉकेट का था, और फिर चीन ने जबरदस्ती फिलीपींस की कोस्ट गार्ड से या नौसेना से उसको जबरदस्ती ले लिया था। अब बात कर लेते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स की। 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का एक टेंडर निकाला गया है जो कि इंडियन आर्मी के लिए है। इसमें खास बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जिसके पास लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, जो कि 2 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि 2 साल से कोई भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसमें काम में लगी हुई होनी चाहिए, उसको ही टेंडर करने का या टेंडर में प्रतिभाग लेने का अधिकार प्राप्त है, या वही टेंडरिंग में प्रोसेस में भाग ले। इससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप और इनोवेटर्स को एक तरह से ठेका दिखा दिया गया है और इस टेंडर में भाग नहीं लेने दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये कह रहे हैं, क्योंकि 2 साल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस मिला हुआ होना चाहिए 2 साल से पहले से, यानी कि अगर कोई स्टार्टअप है भी तो उसको 2-3 साल गुजर तो चुके ही होंगे। अगर वो 2-3 साल गुजरा पुराना नहीं है तो वो किस तरह से इतने बड़े टेंडर में भाग ले सकता है और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीज को बना सकता है, उसका क्वालिटी एश्योरेंस कौन देगा। तो ये सही चीज है कि इस टेंडर में इतने पुराने यूनिट होनी चाहिए, इतनी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर यह चीज नहीं बताई गई है कि चाइनीज मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। पुराने समय में हम लोगों ने देखा है 1-2 साल पहले जब बुलेट प्रूफ जैकेट का टेंडर निकला था उसमें चाइनीज रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा था, और भारतीय सेना के ये सामने भी आया हुआ था कि बाद में जो कंपनीज हैं वो चाइनीज रॉ मटेरियल पर शिफ्ट हो गई थी, तो इस पर काफी विवाद भी हुआ था। पर इस टेंडर में इस तरह की कोई भी कंपल्शन नहीं किया गया है कि चाइनीज मटेरियल नहीं होना चाहिए। ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदा जा रहा है, जो हमारे उत्तरी इलाके में सिनेरियो चल रहे हैं उसको देखते हुए, और जल्द से जल्द इसको प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट की, यानी कि जो छिछले पानी में, यानी कि हमारे कोस्ट के आसपास जो गश्ती कर सके और सबमरीन्स पर नजर बनाए रख सके। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ये वेसल बनाया गया है, जो कि काफी छोटा वेसल है। एक एंटी सबमरीन कोवर्ट बनाया गया था जो कि आईएनएस कोमाट्टा के नाम से जाना जाता है, और काफी साल हो गए हैं इसको बने हुए, उससे काफी छोटा है ये। पर इसका जो मेन उद्देश्य है वो किनारों को सुरक्षित करना है। तो ये 16 दिसंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसके लॉन्च होते ही फिर इसमें डेक लगाना होगा, सेंसर्स लगाने होंगे, वेपन्स लगाना होगा। तो इसके लॉन्च होते ही भारत को वो कैपेबिलिटी प्राप्त होने लगेगी, मतलब इसके लॉन्च होने के बाद जब डिलीवरी इसकी हो जाएगी, तो जिस तरह से हमने देखा है कि चाइना के पास सबमरीन के तरह एक ड्रोन्स होते हैं जो कि किसी के नजरों के आए बिना ही किसी देश के किनारों पर पहुंच जाते हैं, वहां के डॉक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां पर एंकरिंग किया जाता है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब छोटे सबमरीन्स पर, या मिडजेट सबमरीन को कहा जाता है, उन पर नजर बनाए रखने के लिए इस प्रकार के क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। इस तरह के 16 क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 8 गार्डन रीच में बनाए जा रहे हैं और 8 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आईएनएस ध्रुव की, जो कि ऐसा वेसल है जिसको कि 2 साल पहले भारत ने बनाया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी मिसाइल के लॉन्च होने पर पता लगा सकता है कि यहाँ से मिसाइल लॉन्च हुई है और यहाँ पर जाकर गिरेगी, यानी कि इसको किसी मिसाइल को ट्रैक करने के लिए बनाया गया। एनटीआरओ के द्वारा इसको बनाया गया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसी तरह का एक और शिप बनाया जाएगा, क्योंकि चीन के पास इस तरह की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा शिप
मौजूद हैं, जिसका हम लोग नाम ले भी रहे हैं, और इस तरह की भारत को कैपेबिलिटी की भी आवश्यकता है। इसलिए इसकी सिस्टर क्लास का एक और इसी तरह का वेसल बनाया जाएगा। बात करते हैं रफेल की। रफेल की तरफ से दो खबरें हैं। एक बीडीएल के साथ एक सहयोग हुआ है डसॉल्ट और बीडीएल के बीच में कि रफेल पे अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए सोर्स कोड अब उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए या किसी भी मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए किसी एयरक्राफ्ट में जो फायर कंट्रोल रडार होता है उसका मिसाइल के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब फायर कंट्रोल सिस्टम और फायर कंट्रोल रडार का अगर हम लोग रफेल की बात करें तो फ्रेंच है और अस्त्र मिसाइल भारतीय है, इसलिए इसमें सोर्स कोड की आवश्यकता है। ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ऐसे कोडिंग जिसके माध्यम से ये दोनों ही इक्विपमेंट यानी कि रडार और हमारा मिसाइल दोनों कम्युनिकेट कर सकें, इस तरह की चीज़ों को सोर्स कोड कहा जाता है। तो ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी और हमारे इस मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करने की जो शुरुआत है वो हो गई, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर को बनाने में और इसमें मॉडिफिकेशन में, इसके बाद इसके लॉन्चिंग में काफ़ी समय लगता है। इसलिए कहा जा रहा है कि 2025 से पहले तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, पर इसकी शुरुआत हो ही गई है तो कभी ना कभी इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। पर इसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि इंडियन एयरफोर्स में अस्त्र मिसाइल को सारे एयरक्राफ्टों में लगाने योग्य बनाया जा रहा है और एक रूपता रखने के लिए ये सब चीज़ की जा रही है। वहीं रफेल का जो एम वाला वेरिएंट है, मरीन वाला वेरिएंट है, जो कि FA-18 के सामने कंपटीशन में है भारतीय नेवी के लिए, उसके जीतने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। इसीलिए तो फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा आइन्स विक्रांत का भी दौरा किया गया था अभी कुछ दिनों पहले। अब ये खबर आ रही है कि फ्रांस के द्वारा काफ़ी हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है और लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ रफेल एम का कोई भी ट्रेनर वेरिएंट नहीं है, ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं है, इसलिए जो फ्रांस के पास उनकी एयरफोर्स के जो ट्विन सीटर वेरिएंट है 3, वो भी काफ़ी कम दाम में भारत को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसा कुछ ऑफर भारत के पास मिल रहा है, पर फिर भी रफेल का जो स्थिति है वो FA-18 के सामने कमजोर है। देखते हैं भारत किसको चुनता है। बात करते हैं तालिबान की, अफगानिस्तान की। तालिबान के द्वारा यह कहा गया है, भारत से आग्रह किया गया है कि भारत की सरकार या उनकी प्राइवेट कंपनी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, अर्बन डेवलपमेंट में काम करें और हमारे छात्रों को वजीफा दें, उनको पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तक की डिग्री भारत के द्वारा प्रोवाइड की जाए, ताकि अर्बन प्लानिंग में और सिविलियन क्षेत्र में काम वो कर सकें और सही से देश को चलाने में सहायता हो। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर भारत की तरफ से या भारत की प्राइवेट कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया जाएगा तो इससे जो वहाँ पर गरीबी है उसको उसके उन्मूलन में सहायता होगी और जो लोगों का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। आपको पता है कि जब पुराना अफगानिस्तान की सरकार थी तब भारत ने $3 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट किया था। अब तालिबान यही चाह रहा है कि फिर से भारत वही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे। भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। जाहिर सी बात है कि भारत इन्वेस्टमेंट करेगा ही। आजकल के सिनारियों में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। भारत को वहां पर अफगानिस्तान में धाक जमाना भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो से इस वाले से जो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।